हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पीके पॉपुलर ज्ञान पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आरआरबी रेलवे ग्रुप डी 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी पर डिस्कस करने वाले हैं। आज के क्लास में ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जो लगभग सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, जिससे आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। कारण कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लगता है वीडियो बनाना, बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्त। काफ़ी समय से हम भी मेहनत कर रहे हैं, कोई तो समझे दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, रक्त में आयरन की कमी की रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जल्दी जल्दी से इसका आंसर लगाइएगा। आपका पहला ऑप्शन है ए टीबी होता है, या फिर बी मधुमेह होता है, या फिर सी एनीमिया होता है, या फिर डी उच्च रक्तचाप होता है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी एनीमिया नामक बीमारी होता है रक्त में आयरन की कमी के कारण। अब चलते हैं अपने अगला क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न, पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? आपका ऑप्शन है ए शिरा से, या फिर बी रंध्र से, या फिर सी मध्य शिरा से, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा बी रंध्र से होता है। पतियों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है रंध्र द्वारा होता है। अब चलते हैं अपना अगला प्रश्न की तरफ। आपका तीसरा नंबर प्रश्न है, रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए बैरोमीटर, या फिर बी मैनोमीटर, या फिर सी मैनोमीटर फिर से दे दिया गया है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी आपका सही आंसर हो जाएगा ए बैरोमीटर द्वारा जो रक्त के दाब को मापा जाता है। अब चलते हैं अपना 4 नंबर प्रश्न की तरफ। आपका चौथा नंबर प्रश्न है, रक्त में दही के जमाने में कौन सी क्रिया होती है? तो जल्दी जल्दी से इसका आंसर लगाइएगा। रक्त दही को जमाने में कौन सी क्रिया होती है? ए अपघटन, या फिर बी प्रकाश संश्लेषण, या फिर सी किण्वन, या फिर डी उत्सर्जन। तो इसका आपका सही आंसर लगाइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी किण्वन की क्रिया होती है। दही को जमने में कौन सा क्रिया होता है? किण्वन की क्रिया होती है। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो अब चलते हैं अपना 5 नंबर प्रश्न की तरफ। आपका पांचवा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? आपका इसमें से ऑप्शन है ए रात में होता है, या फिर बी दिन में होता है, या फिर सी रात या दिन दोनों में होता है, या फिर डी सुबह शाम होता है। तो इसका जल्दी जल्दी से फटाफट से आंसर लगाइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होता है, कारण कि दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है। इसी प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब चलते हैं अपना 6 नंबर प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो आपका ये तो काफ़ी इजी प्रश्न है। तो आपका ऑप्शन है ए हरा होता है, या फिर बी लाल होता है, या फिर सी नीला होता है, या फिर डी सफ़ेद होता है। तो दोस्तों, क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। क्या क्लोरोफिल का रंग हरा होता है? लेकिन रक्त का रंग लाल किस कारण का होता है? जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा, कमेंट में इसका आंसर जरूर लगाइएगा कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो अब इसका जल्दी से जल्दी ऑप्शन लगाइएगा, आंसर लगाइएगा कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं अपना अगला प्रश्न की तरफ। आपका 7 नंबर प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघलाया था? किस किस वैज्ञानिक ने जो बर्फ होता है उसके दो टुकड़े को लेकर आफर में रगड़ रगड़ कर पिघला दिया था? तो आपको ऑप्शन है ए मार्कोनी, या फिर बी न्यूटन, या फिर सी डेवी, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने बर्फ के दो टुकड़े को रगड़ रगड़ के आपस में पिघला दिया था। अब चलते हैं अपना अगला प्रश्न की तरफ। आपका 8 नंबर प्रश्न है, एंगस्ट्रम क्या मापता है? एंगस्ट्रम जो है से क्या मापता है? तो आपका ऑप्शन है ए, मतलब कि सीधा सीधा करा कि एंगस्ट्रम किसका मात्रक है। आपका ऑप्शन है ए तरंग दैर्ध्य का, या फिर बी आवृत्ति काल का, या फिर सी आवृत्ति का, या फिर डी समय का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि ए तरंग दैर्ध्य को मापता है। एंगस्ट्रम जो है से किसको मापता है? तरंग दैर्ध्य को। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 9 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। वायुमंडल में बादल क्यों तैरते रहते हैं? इधर उधर देखते होंगे कि घूमते रहते हैं, तो किसके कारण से तैरते रहते हैं? तो आपका ऑप्शन है ए दाब के कारण, या फिर बी घनत्व के कारण, या फिर सी ताप के कारण, या फिर डी वेग के कारण। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी ताप के कारण जो है से कि बादल आसमान में तैरते रहते हैं। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण बन सकती है? आपका ऑप्शन है ए CO2, या फिर बी CO, या फिर सी SO2, या फिर डी CH4। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा SO2। तो जल्दी जल्दी से फटाफट से याद रखिएगा कि कौन सी गैस अम्ल वर्षा के कारण, अम्ल वर्षा किस गैस के कारण होता है? तो क्या हो जाएगा SO2।
क्या SO2। अब चलते हैं अपना 11 नंबर प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, मधुमक्खी के दंश के एक अम्ल छूटता है। जो मधुमक्खी के डंस होता है उसमें से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, वह अंतःपेक्षित अम्ल कौन सा होता है। मतलब कि जो मधुमक्खी जो किसी को काटता है या फिर मारता है उसमें से एक अम्ल छूटता है, वो किस का कारण होता है, वो अम्ल कौन सा है। एसिटिक अम्ल, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर सी सिट्रिक अम्ल, या फिर डी मेथनोइक अम्ल। तो इसका आंसर फटाफट से लगाइएगा, क्या हो जाएगा, डी मेथनोइक अम्ल छूटता है। जो डंक मारता है उससे मेथनोइक अम्ल छूटता है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 12 नंबर प्रश्न है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करता है। रेडियोधर्मी तत्व है किसका उत्सर्जन करता है। तो आपका ऑप्शन है ए पराबैंगनी किरणें का, या फिर बी अल्फा बीटा गामा किरणें का, या फिर सी रेडियो तरंग का, या फिर डी अवरक्त तरंगे का। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा क्या, बी अल्फा बीटा और गामा किरणें का उत्सर्जन करता है। रेडियोधर्मी अल्फा बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करता है। दोस्तों वीडियो में काफ़ी लास्ट तक बन रहेगा, बहुत वीडियो में मज़ा आएगा। आप चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको लगेगा ही नहीं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। आपका 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है। क्या है, निम्नलिखित में कौन सामान्य ताप पर द्रव है। तो आपका ऑप्शन है ए शीशा, या फिर बी पारा, या फिर सी निकेल, या फिर डी टीना। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि पारा जो है से कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, तो पूछ तो वही रहा, सिंपल सा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पारा। पारा जो है से सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, नीला थोथा किसे कहते हैं, यानी कि नीला थोथा किसे कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन है ए कॉपर सल्फेट का, या फिर बी कैल्शियम सल्फेट का, या फिर सी आयरन सल्फेट का, या फिर डी सोडियम सल्फेट को। तो जल्दी से इसका आंसर लगाइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सोडियम सल्फेट को जो है कि नीला थोथा कहा जाता है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 15 नंबर प्रश्न है, जंग लगने पर लोहा का भार क्या हो जाता है। बताइएगा जल्दी से, फटाफट से आंसर लगाइएगा। इससे आसान सवाल क्या हो सकता है। तो इसका ऑप्शन है ए बढ़ता है, या फिर बी घटता है, या फिर सी कोई परिवर्तन नहीं होता है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ता है। जंग लगने पर लोहा का भार बढ़ता है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। देखिएगा कि जो कपूर होता है, जब कपूर में आग लगाइएगा तो वह बिना द्रव में बदले ही सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो जल्दी से देखिएगा। तो आपका ऑप्शन है वाष्पीकरण, या फिर बी हिमीकरण, या फिर सी पिघलान, या फिर डी ऊर्ध्वापातन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऊर्ध्वापातन, जो कि एक सिंपल सा परिभाषा है कि वह पदार्थ जो बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए हो सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित कर जाता है, उसे ऊर्ध्वापातन कहते हैं। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 17 नंबर प्रश्न है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है। तो आपका ऑप्शन है ए हीलियम, या फिर बी नियॉन, या फिर सी आर्गन, या फिर डी रेडॉन। बताइए वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं पाई जाती है। तो वायु में रेडॉन गैस जो होती है ऐसे नहीं पाई जाती। इसका सही आंसर हो जाएगा डी रेडॉन गैस नहीं पाई जाती है। अब चलते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की थी। निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की थी। आपका ऑप्शन है ए हेनरिक हर्टज ने, या फिर एस सी यूरे ने, या फिर जी मेंडल ने, या फिर जेरेफ प्रिस्टल ने। आपका इसका सही आंसर हो जाएगा एच सी यूरे ने। क्या भारी पानी का खोज किसने किया था, एच सी यूरे ने। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 19 नंबर प्रश्न, पेट्रोल की आग बुझाने का उत्तम साधन क्या है। पेट्रोल की आग किससे बुझता है, जल्दी से, उत्तम साधन क्या है। बेकिंग पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर बालू, या फिर जल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी बालू से है, जो से कि पेट्रोल का आग बहुत जल्दी बुझता है। मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों इसका आपका ऑप्शन है ए कोलकाता में, या फिर बी मुंबई में, या फिर सी दिल्ली में, या फिर डी बेंगलुरु में। तो जल्दी से इसका ऑप्शन लगाइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी दिल्ली में। भारतीय रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में है। अब चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। आपका दूसरा नंबर प्रश्न है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन है ए आपका ऑप्शन है ए जिनेवा में, बी वियना में, या फिर सी न्यूयॉर्क में, या फिर डी पेरिस में। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो न्यूयॉर्क में। अब चलते हैं अपना 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, सौरमंडल का प्रहरी किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए बृहस्पति, या फिर बी मंगल, या फिर सी शनि, या फिर डी
पृथ्वी। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बृहस्पति को कहा जाता है सौरमंडल का प्रहारी। अब चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। आपका 4 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद में वित्त विधेयक पहले कहाँ से पेश किया जाता है? वित्त विधेयक पहले कहाँ से पेश किया जाता है? आपको ऑप्शन है ए, राज्यसभा से, या फिर बी, लोकसभा से, या फिर सी, संयुक्त सभा से, या फिर डी, राष्ट्रपति के सक्षम। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा से पेश किया जाता है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, आपका 5 नंबर प्रश्न, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? आपको ऑप्शन है ए, जवाहरलाल नेहरू को, या फिर बी, महात्मा गांधी को, या फिर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या फिर डी, सुभाष चंद्र बोस को। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम के भी से भी जाना जाता है। आपका क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन था? आपका ऑप्शन है ए, आर्यभट्ट, या फिर बी, भास्कर, या फिर सी, इनसैट, या फिर डी, रोहिणी। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए, आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 7 नंबर प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित था? ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित था? आपका ऑप्शन है ए, कश्मीर से, या फिर बी, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर से, या फिर सी, गंगा प्रदूषण से, या फिर डी, चिपको आंदोलन से। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से ऑपरेशन ब्लू स्टार संबंधित था। क्वेश्चन को याद रखिएगा। आप चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा देश इस्बा का सदस्य नहीं है? कौन सा देश इस्बा का सदस्य नहीं है? आपको ऑप्शन है ए, भारत, या फिर बी, ब्राज़ील, या फिर सी, दक्षिण अफ्रीका, या फिर डी, रूस। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी, रूस जो है से इस्बा का सदस्य नहीं है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 9 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन है ए, रविंद्रनाथ टैगोर, बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या फिर सी, बाल गंगाधर तिलक, या फिर डी, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 10 नंबर प्रश्न है, चीन की दीवार को कब बनाया गया था? चीन की दीवार को कब बनाया गया था? ये आपका क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है 7वीं शताब्दी में, या फिर 3री शताब्दी में, या फिर 5वीं शताब्दी में, या फिर 12वीं शताब्दी में। तो यह भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखिएगा कि चीन का दीवार को 3री शताब्दी में बनाया गया था। क्या बी आंसर हो जाएगा सही, 3री शताब्दी में बनाया गया था। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका ऑप्शन है ए, 1935 में, या फिर बी, 1947 में, या फिर सी, 1950 में, या फिर डी, 1964 में। तो इसका भी आपका सही आंसर हो जाएगा ए, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए, मुंबई बंदरगाह, बी, कोलकाता बंदरगाह, या फिर सी, विशाखापट्टनम बंदरगाह, या फिर डी, चेन्नई बंदरगाह। तो इसका भी आपका सही आंसर हो जाएगा सी, विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, भारत में पंचायती राज्य प्रणाली का पहला राज्य कौन सा था? तो आपका ऑप्शन है ए, राजस्थान, या फिर बी, गुजरात, या फिर सी, बिहार, या फिर डी, उत्तर प्रदेश। तो इसका भी आपका सही आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान में सबसे पहले राज्य प्रणाली का गठन हुआ था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, डुरेंड रेखा किन देशों के बीच सीमा है? डुरेंड रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? आपका ऑप्शन है ए, भारत और पाकिस्तान, या फिर बी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, या फिर सी, भारत और चीन, या फिर डी, चीन और रूस। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले रेखा को डुरंडर रेखा कहा जाता है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 16 नंबर प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए, 1947 में, बी, 1950 में, या फिर सी, 1952 में, या फिर डी, 1955 में। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी, 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। कब? 15 मार्च। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, किसे माउंट एवरेस्ट का विजेता कहा जाता है? किसे माउंट एवरेस्ट का विजेता कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए,
एंडमन हिलेरी, या फिर बी तेनजिन नोर्गे, या फिर सी दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी दोनों। जो माउंट एवरेस्ट का विजेता इनमें से दोनों हैं। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपका 18 नंबर प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। आपका ऑप्शन है ए 12 अप्रैल 1919, या फिर 15 अप्रैल 1919, या फिर 14 अप्रैल 1919, या फिर 13 अप्रैल 1919। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। याद रखिएगा कहाँ, पंजाब में अमृतसर शहर में हुआ था। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न, किस देश ने सबसे पहले लोकतंत्र की शुरुआत की थी। किस देश ने सबसे पहले लोकतंत्र की शुरुआत की थी। ए रोमन ने, या फिर बी भारत ने, या फिर सी मिस्र ने, या फिर डी यूनान ने। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी यूनान ने सबसे पहले लोकतंत्र की शुरुआत की थी। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न, किसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपका लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। ए विक्रम साराभाई, या फिर बी APJ अब्दुल कलाम, या फिर सी होमी भाभा, या फिर डी सतीश धवन। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी APJ अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के कहा जाता है। ये राताराती बहुत सारे मिसाइल बना दिए थे, इसीलिए इन्हें भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 21 नंबर प्रश्न है गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन थे। क्या गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। पहला है समुद्रगुप्त, या फिर चंद्रगुप्त प्रथम, या फिर विक्रमादित्य, या फिर डी कुमारगुप्त। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी चंद्रगुप्त प्रथम जो थे से गुप्त साम्राज्य का संस्थापक थे। क्या चंद्रगुप्त प्रथम जो थे से गुप्त साम्राज्य का संस्थापक थे। अब चलते हैं अपना 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। किस आपका क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। आपको ऑप्शन है ए असम को, या फिर बी अरुणाचल प्रदेश को, या फिर सी मेघालय को, या फिर डी मिजोरम को। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी अरुणाचल प्रदेश को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 23 नंबर प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में GST लागू हुआ है। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में GST लागू हुआ है। आपका ऑप्शन है ए 100वां, या फिर बी 101वां, या फिर सी 102वां, या फिर डी 103वां। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी 101वां। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 24 नंबर प्रश्न है अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं। क्या अशोक चक्र होता है जो तिरंगा में, उसमें कितनी तिलियां होती हैं। आपको ऑप्शन है ए 20, या फिर बी 24, या फिर सी 28, या फिर डी 32। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी अशोक चक्र में 24 तिलियां होती हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 25 नंबर प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। ए कोटोपैक्सी, या फिर बी मोना केवा, या फिर सी ओजोस डेल सालाडो, या फिर बी विसुवियस। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन है ए तारापुर में, या फिर बी कुदनकुलम, या फिर सी केंगा, या फिर डी रावत भाटा, या फिर डी रावत भाटा। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ए तारापुर में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित हुआ था। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 27 नंबर प्रश्न है भारत के किस राज्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है। आपका ऑप्शन है ए कर्नाटक में, बी केरल में, या फिर सी तमिलनाडु में, या फिर डी आंध्र प्रदेश में। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी केरल में जो है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 28 नंबर प्रश्न है कौन सा शहर सपनों के शहर को कहा जाता है। तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। कौन सा शहर सपने को शहर को कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए दिल्ली को, या फिर बी मुंबई को, या फिर सी बेंगलोर को, या फिर डी हैदराबाद को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मुंबई को जो है कि सपना के शहर कहा जाता है, सपनों के शहर कहा जाता है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कौन सा तत्व वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आपका ऑप्शन है नाइट्रोजन,
या फिर बी ऑक्सीजन, या फिर सी कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर डी हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, जो कि 78% पाया जाता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको ऑप्शन है ए जिनेवा में, या फिर बी न्यूयॉर्क में, या फिर सी बेल्जियम में, या फिर डी पेरिस में। तो इसका आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए जिनेवा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। अब चलते हैं अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपका दूसरा नंबर प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ए आगरा में। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए आगरा में, या फिर बी भोपाल में, या फिर सी लाहौर में, या फिर डी दिल्ली में। तो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि हुमायूं का मकबरा स्थित है, हुमायूं का मकबरा जो है कि दिल्ली में स्थित है। आपका सही आंसर हो जाएगा डी। 2 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 4 नंबर प्रश्न है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? आपका ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, या फिर बी अशोक ने, या फिर सी घनानंद ने, या फिर डी आजा तसरुत ने। आपका इसका सही आंसर हो जाएगा बी अशोक जी ने करवाया था। सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए ट्राम्बे, या फिर बी दिल्ली, या फिर सी केरल, केरल के कर्नल हो गया है। अब आपका डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ट्राम्बे में भाभा परमाणु केंद्र स्थित है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर क्वेश्चन, भांगड़ा लोक नृत्य किस राज्य का है? आपका ऑप्शन है ए बिहार का, या फिर बी दिल्ली का, या फिर सी पंजाब का, या फिर डी हरियाणा का। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा भांगड़ा जो है पंजाब का लोक नृत्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भांगड़ा जो है कि पंजाब का लोक नृत्य है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 7 नंबर प्रश्न है, देशबंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है? देशबंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है? ए टी प्रकाशन, या फिर बी चितरंजन दास, या फिर सी कर्पूरी ठाकुर, या फिर डी अब्दुल शेख को। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी चितरंजन दास को। क्या बी चितरंजन दास को है, जैसे कि देशबंधु के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, आपका 8 नंबर प्रश्न, हुमायूं किसकी पुस्तक है? हुमायूं नामा किसकी पुस्तक है? आपका ऑप्शन है ए अकबर का, या फिर बी गुलबंदम बेगम का, या फिर सी फिरदौसी, या फिर डी शेख अब्दुल्ला के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुलबंदन बेगम का जो है कि हुमायूं नामा पुस्तक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी गुलबंदन बेगम। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 9 नंबर प्रश्न है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? ए सच्चिदानंद सिन्हा जी, या फिर बी प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? ए सच्चिदानंद सिन्हा जी, या फिर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर सी भीमराव अंबेडकर, या फिर डी महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या इसका सही आंसर हो जाएगा सी भीमराव अंबेडकर के। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। अब चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ए भगत सिंह ने, या फिर बी सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर सी जवाहरलाल नेहरू, या फिर डी महात्मा गांधी। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए भगत सिंह जो थे से इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत के पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इसका ऑप्शन है ए मीरा कुमारी, या फिर बी सरोजिनी नायडू, या फिर सी आरती शाह, या फिर डी कल्पना चावला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सरोजिनी नायडू जो थे कि भारत के पहला राज्यपाल थे। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था? आपका ऑप्शन है ए बेल्जियम, बी पुर्तगाल, या फिर सी यूरोप, या फिर डी मिस्र। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी वास्को डी गामा जो था पुर्तगाल के रहने वाला था। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? ए वेद व्यास, या फिर बी कौटिल्य, या फिर सी वाल्मीकि, या फिर डी पाणिनि। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए महर्षि वेद व्यास जो थे कि महाभारत के रचयिता थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ए वेद व्यास। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, आर्य समाज की संस्थापना किसने की थी? ए आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी राजा राम मोहन राय, या फिर विवेकानंद, या फिर दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी दयानंद सरस्वती। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका
15 नंबर प्रश्न है, भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत के सशस्त्र बलों का सेनापति कौन होता है? तो आपका ऑप्शन है ए राज्यपाल, बी प्रधानमंत्री, या फिर सी राष्ट्रपति, या फिर डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी राष्ट्रपति जो होता है, जैसे कि गोली बम इस सब का देख रेख करता है, तो वही होता है। अब चलते हैं अपना अगला प्रश्न की तरफ। ओमन किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओमन किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ए मिजोरम का, बी केरल का, या फिर सी तमिलनाडु का, या फिर डी बिहार का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी केरल का है। ओनम जो है से केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ए फैराडे ने, या फिर बी न्यूटन ने, या फिर सी रिटर ने, या फिर डी गैलीलियो ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ए ब्यूटेन, बी प्रोपेन, या फिर सी मीथेन, या फिर डी इथेन। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? ए बिहार में, बी केरल में, या फिर सी राजस्थान में, या फिर डी असम में। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य स्थित है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है? मतलब कि किस देश का राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है? ए भारत का, या फिर बी अमेरिका का, या फिर सी चीन के, या फिर डी पाकिस्तान का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी चीन का। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देती है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? ए लाल, बी काला, सी नीला, या फिर डी पीला। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश क्या दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? ए चित्तरंजन दास, बी मोतीलाल नेहरू, या फिर सी लाला हरदयाल, या फिर डी भगत सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी लाला हरदयाल जो थे से गदर पार्टी के संस्थापक थे। कौन थे? लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। अब चलते अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ए सामवेद, या फिर बी अथर्ववेद, या फिर सी आयुर्वेद, या फिर डी ऋग्वेद। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी आयुर्वेद जो था से सबसे प्राचीन वेद है। अब चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, मादा एनाफिल्ज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? आपका ऑप्शन है ए डेंगू, बी मलेरिया, सी पीलिया, या फिर डी घेंघा। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी मलेरिया। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? क्या क्वेश्चन है? चार मीनार कहाँ स्थित है? ए दिल्ली में, बी आगरा में, सी मुंबई में, या फिर डी हैदराबाद में। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी हैदराबाद में जो है कि चार मीनार स्थित है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? आपको ऑप्शन है ए 200, बी 180, सी 150, या फिर डी 206। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 206 हड्डी है। मनुष्य के शरीर में कितने हड्डी होते हैं? 206। अब चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? आपका ऑप्शन है ए यमुना नदी, या फिर बी ताप्ती नदी, या फिर सी मूसी नदी, या फिर डी रामगंगा नदी। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी मूसी नदी के किनारे जो है हैदराबाद